बच्चे का जेंडर कौन तय करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी वजह से सदियों से महिलाओं को न जाने क्या-क्या सहना पड़ा है। तो आज हम एक ऐसे प्राचीन सुराग की पड़ताल करेंगे जिसकी पुष्टि करीब 1400 साल बाद जाकर मॉडर्न साइंस ने की। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है ना? दुनिया के कई हिस्सों में आज भी बच्चे का जेंडर, खास तौर पे अगर बेटा न हो, तो सारा दोष एक महिला पर डाल दिया जाता है। लेकिन क्या ये इल्जाम सही है? क्या साइंस भी यही मानता है? देखिए, ये सिर्फ एक गलत फहमी नहीं है। ये एक ऐसा अन्याय है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। आज हम इस सामाजिक बुराई की साइंटिफिक जड़ तक पहुंचेंगे और देखेंगे कि कैसे एक प्राचीन सुराग ने इस गुत्थी को बहुत बहुत पहले ही सुलझा दिया था। तो चलिए इसके लिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, लगभग 1400 साल पहले। हम कुरान की एक आयत पर नजर डालेंगे जो सिर्फ एक मज़हबी बयान नहीं, बल्कि इस पूरी पहेली का एक बहुत ही अहम सुराग है। ये है सूरह अन-नज्म की आयत 45 और 46। ये आयतें इंसान की पैदाइश के बारे में बात करती हैं। अब आइए इसके शब्दों को जरा और गौर से समझते हैं। इसका मतलब है, और उसी ने नर और मादा का जोड़ा बनाया एक बूंद से जब वो उत्सर्जित होती है। यहाँ जो हिस्सा है ना, जब वो उत्सर्जित होती है, यही हमारे सुराग का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो मतलब ये है कि कुरान बच्चे के जेंडर को सीधे सीधे उस तरल पदार्थ से जोड़ रहा है जिसे उत्सर्जित या इजैकुलेट किया जाता है। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रोसेस की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, तो अब 1400 साल से सीधा 20वीं सदी में आते हैं और देखते हैं कि मॉडर्न साइंस इस बारे में क्या कहता है। यहाँ से हमारी कहानी का आधुनिक प्रमाण वाला हिस्सा शुरू होता है। बच्चे का जेंडर कैसे तय होता है, ये समझने के लिए हमें क्रोमोसोम्स को समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे शरीर की जेनेटिक रूल बुक की तरह है और जेंडर का राज इन्हीं में छिपा है। देखिए, साइंस इस मामले में एकदम क्लियर है। माँ के पास सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी XX, तो वो अपने बच्चे को हमेशा सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही दे सकती है। वहीं दूसरी तरफ पिता के पास X और Y दोनों तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी XY। तो हिसाब बहुत सीधा है। अगर पिता का X क्रोमोसोम माँ के X क्रोमोसोम वाले X से मिलता है तो नतीजा होता है XX, यानी बेटी। और अगर पिता का Y क्रोमोसोम माँ के X क्रोमोसोम वाले X से मिलता है तो नतीजा होता है XY, यानी बेटा। और बस यहीं पर सारी बात साफ हो जाती है। बच्चे का जेंडर क्या होगा, इसका फैसला पूरी तरह से और सिर्फ पिता के स्पर्म पर ही निर्भर करता है। माँ का इसमें कोई बायोलॉजिकल रोल है ही नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा सिर्फ X क्रोमोसोम ही देती है। तो चलिए अब इन दोनों धागों को एक साथ जोड़ते हैं। हमारे पास एक तरफ 1400 साल पुरानी आयत है और दूसरी तरफ 20वीं सदी का पक्का साइंटिफिक फैक्ट। देखते हैं कि ये आपस में कैसे जुड़ते हैं। याद कीजिए, आयत में जेंडर के तय होने को उस बूंद से जोड़ा गया था जो उत्सर्जित होती है। अब जब हम साइंस जान चुके हैं तो इस सवाल का जवाब बहुत आसान है। बायोलॉजिकली बच्चे के पैदा होने की प्रक्रिया में जो तरल पदार्थ उत्सर्जित होता है वो किसका होता है? जवाब बिल्कुल साफ है, पिता का। पिता का स्पर्म ही वो उत्सर्जित होने वाला तरल है। माँ का अंडाणु तो पहले से ही शरीर के अंदर होता है, वो उत्सर्जित नहीं होता। मतलब कुरान ने 1400 साल पहले ही बहुत साफ तौर पर पुरुष के योगदान को जेंडर तय करने का कारण बताया था। पर यह जानकारी सिर्फ बायोलॉजी का एक फैक्ट नहीं है, इसके सामाजिक मायने बहुत बहुत गहरे हैं और यह मामला सीधा सीधा न्याय से जुड़ा है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 7वीं सदी में एक सुराग दिया गया और 20वीं सदी में साइंस ने उसी सच को कंफर्म किया। सोचिए, इन दोनों के बीच 13 सदियों का यानी 1300 साल का फासला है, जब ये ज्ञान मौजूद था लेकिन शायद समझा नहीं गया। ये ज्ञान, ये साइंस पूरी तरह से साबित करता है कि बच्चे के जेंडर के लिए माँ को जिम्मेदार ठहराना एकदम गलत है। विज्ञान उस सदियों पुराने इल्जाम को जड़ से खारिज करता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि अगर इस सीधी सी सरल सच्चाई को सदियों पहले समझ लिया गया होता, अपना लिया गया होता, तो सोचिए कितनी ही महिलाओं को कितनी पीड़ा, कितने ताने और कितने अन्याय से बचाया जा सकता था।